Hi, in this video we'll be discussing invoice management system which is introduced with effect from 14th October 2014. This video will be recording both in English as well as in Hindi for the benefits of members at large. So basically what is IMS? Earlier अगर जैसा सप्लायर्स अपना GSTR1 फाइल करते थे तो रेसिपिएंट के GSTR2B में वो डेटा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता था. Earlier, when the suppliers used to file GSTR1, the data used to get uploaded in GSTR2B of the recipient directly. So now the government has introduced IMS, which is a dashboard in between GSTR1 and GSTR2B, which means that ये जो डैशबोर्ड रहेगा बीच में, जब कभी भी सप्लायर, ये जो IMS है इसमें क्या होगा कि जो भी डेटा सप्लायर्स अपलोड करेंगे अपने GSTR1 में वो ऑटो पॉपुलेट होकर IMS डैशबोर्ड में आ जाएगा. यहाँ पर से रेसिपिएंट को वो ट्रांजैक्शंस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करना पड़ेगा. जो एक्शन लेंगे उसके बेसिस पे वो 2B में रिफ्लेक्ट होगा. For example, if the recipient rejects any transaction, the data will not enter GSTR2B. If the recipient accepts the transaction, अगर recipient वो transaction accept करता है तो वो 2B में reflect होंगे. अगर recipient कोई transaction को pending डाल देगा तो भी वो 2B में reflect नहीं होंगे. तो basically इसमें क्या होगा कि जो भी transactions supplier upload करेगा अपने GSTR1 में वो आपके IMS में रिफ्लेक्ट होगा, IMS डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होगा ट्रांजैक्शन वाइज. फिर आपको ईच ट्रांजैक्शन का एक्शन लेना पड़ेगा. अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपका ट्रांजैक्शन नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, या अगर आपको डाउटफुल है तो आप उसको पेंडिंग कर देंगे. और ये एक्शंस के बेसिस पे डेटा आपका 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा. इफ़ यू एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन, the data will get auto populated. If you reject or keep the transaction pending, then the data will not get auto populated. It will remain in IMS. IMS में रह जाएगा वो. जो आप ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करेंगे वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा. सिमिलरली अब आपका GSTR1 फाइल करेंगे, यह आपके रेसिपिएंट के GSTR2B में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता था पहले, लेकिन ये भी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा रेसिपिएंट के. When we are talking about recipient, we are talking about only B2B transactions. अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट को कुछ दिखाई नहीं देगा उसके पोर्टल पे, या पोर्टल ही नहीं रहेगा रेसिपिएंट का. जो भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स रहेंगे उनको ही पोर्टल मिलेगा और वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग एक्शंस लेंगे. तो जैसा अगर आप अपना GSTR1 फाइल करते हैं, आपका डेटा पहले डायरेक्टली रेसिपिएंट के 2B में जाता था, अब वो डायरेक्टली 2B में नहीं जाएगा, रेसिपिएंट के IMS डैशबोर्ड में जाएगा. आपके सारे ट्रांजैक्शंस और दूसरे रेसिपिएंट के दूसरे सप्लायर्स के भी ट्रांजैक्शंस रेसिपिएंट के IMS में रिफ्लेक्ट करेंगे. फ्रॉम देयर द रेसिपिएंट विल हैव टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट द ट्रांजैक्शंस. अगर आपका ट्रांजैक्शन आपने अपलोड किया है और आपका रेसिपिएंट उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है तो वो ट्रांजैक्शन आपके GSTR3B में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देगा. तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज, if you are, let us say, you will have to manage 2 IMS dashboards. For example, एक डैशबोर्ड रहेगा आपका जो आपके सप्लायर्स ने डेटा डाला है वो आपके IMS नंबर 1 में रिफ्लेक्ट करेगा. ये आपका GST पोर्टल है. फिर आप जो GSTR1 में आपके डालेंगे और आपका जो रेसिपिएंट है वो जो एक्शंस लेगा, अगर वो रेसिपिएंट एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो रेसिपिएंट एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है कोई ट्रांजैक्शन, जैसा कि आपने क्रेडिट नोट इशू किया है या डेबिट नोट इशू किया है या इनवॉइस रेज किया है और रेसिपिएंट उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देता है, तो दैट रिजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर IMS हियर, IMS2. और इसकी वजह से योर GSTR2B, आई मीन योर GSTR3B विल गेट इम्पैक्टेड. तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है,
the data which is uploaded by your suppliers and which will reflect in your IMS 1, I am mentioning IMS 1 2 just for the sake of understanding, ये आपको एक्शन लेना ऑप्शनल है। अगर आप इस पर एक्शन नहीं भी लेते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके 2B में आ जाएंगे और आप जैसा रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं GSTR 3B वो आप सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं। तो फॉर टेकिंग एक्शंस फॉर द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बाय योर सप्लायर्स, IMS 1 में जो आएगा आपका डेटा वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके जो ट्रांजैक्शंस आपने अपलोड किए हैं और आपके रेसिपिएंट अगर उस ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट कर देते हैं तो ये IMS 2 पे तो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आपके 3B में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि इनवॉइस मैनेजमेंट फैसिलिटी जो है दिस इज़ एन ऑप्शनल फैसिलिटी, आपको ये मैंडेटरी नहीं है एज ऑफ नाउ, बट in my understanding and as per my advice, I would recommend everybody to at least track the actions taken by your recipients, by your registered recipients। आपके जो registered recipients हैं उनके actions तो track करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो transactions अपने कोई reject कर देंगे तो वो impact अपने 3B में आ जाएगा। Suppose आपने कोई सेल की है, आपने टैक्स इनवॉइस बनाया है, रेसिपिएंट हैज़ एक्सेप्टेड दैट, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज़ नेक्स्ट मंथ आपने क्रेडिट नोट बनाया है सेल रिटर्न का और रेसिपिएंट वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर देता है, तो आप आपके 3B के कैलकुलेशन के हिसाब से सपोज़ 100 रुपीज़ का इन्वॉइस है, 20 रुपीज़ का क्रेडिट नोट है, तो आपका नेट लायबिलिटी आपके 3B के हिसाब से 80 रुपीज़ रह जाएगी। लेकिन अगर ये क्रेडिट नोट रेसिपिएंट रिजेक्ट कर देता है तो आपकी लायबिलिटी 3B में वापस 100 हो जाएगी। तो दो द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दिस फैसिलिटी इज जस्ट एन ऑप्शनल फैसिलिटी एंड नॉट मैंडेटरी राइट नाउ, I would still recommend all of you to at least track the actions taken by your recipients। तो आप जैसे ही आपका पोर्टल लॉगिन करेंगे आपको ये IMS डैशबोर्ड दिख जाएगा मेन्यू ऑप्शंस में, और उसमें आपको 2 विंडोज़ ओपन ब्लॉक्स नज़र आएंगे, जहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में आपके जो सप्लायर्स ने डेटा एंटर किया है वो ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होंगे, और सेकेंड ब्लॉक में जो आपके रेसिपिएंट्स ने एक्शंस लिए हैं जो रिजेक्शंस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये जो सेकेंड वाला है ये आई वुड रिकमेंड टू ट्रैक मैंडेटरीली बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन रिकनसाइलिंग। सो आई होप दैट you have understood the IMS facility in brief. We will be sharing another update to explain in a more detailed manner and with practical insights कि ये IMS कैसा function करेगा। Thank you.